दोस्तों, आपका स्वागत है मिडनाइट मेथोस में, जहां मैं लाती हूँ हॉरर थ्रिलर कहानियाँ। आप सुन रहे थे डॉर्मेट्री में खौफ, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना तो जाके वो सुन लीजिए, तभी आपको ये नया भाग सुनने में मज़ा आएगा। धन्यवाद। क्या 10 बज चुके हैं? किसी की आवाज़ आई। मुझे नहीं लगता। फिर बत्तियाँ इतनी जल्दी क्यों बुझा दी गई? मिस उदबाला कहाँ है? उसने कहा था वह हमारे पीछे पीछे आएगी। मैंने उसे बिल्डिंग के मुख्य दरवाजे से पलटकर जाते देखा था। अंधेरे में अलग अलग आवाजें आती रही। फिर हिचकिचाहट के साथ किसी ने कहा, मुझे बाथरूम जाना है। तुम्हारे पास टॉर्च नहीं है क्या सान्या? रेवती, जो उसके सबसे नजदीक थी, उसने पूछा। सड़क पर बिजली के खंभे से आ रही हल्की सी रोशनी डॉर्मेट्री को घूप अंधेरे से बचा रही थी। जब उसकी आंखें हॉल की हल्की रोशनी की अभ्यस्त हो गई, तब रेवती को थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसने अपने बैग को टटोला और एक टॉर्च निकाली। वह सान्या के साथ बाथरूम के दरवाजे तक गई और फिर उसे टॉर्च थमाकर अपने बिस्तर पर लौट आई। रेवती एक बार फिर अकेली और उदास महसूस कर रही थी। क्या जमशेदपुर में किसी कॉलेज के बजाय कलकत्ता के कॉलेज में एडमिशन लेकर उसने सही किया था? तब कम से कम वो घर पर रह रही होती। ये जगह कितनी अजीब है, लगभग दुश्मन के जैसी। उस पर मिस उदबाला किसी निर्दयी वार्डन के जैसी थी, जो उन पर टूट पड़ने के इंतजार में थी। आज का पूरा अनुभव बहुत अप्रिय था। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी, कैसे कॉलेज के गेट पर खड़े होकर उसे हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे और पापा के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान। पापा की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वह अब बड़ी हो चुकी है, उसे घर से दूर रहना है और हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। वह हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकती ना। वैसे भी एक दिन वह हमें छोड़कर चले जाएगी, जब उसकी शादी होगी। वह उन्हें कितना चाहती थी। आंसू की 2 बूंदें रेवती के गालों से टपक पड़ी और फिर वह अचानक बिस्तर से नीचे कूद पड़ी। दूसरी लड़कियां ने भी वही किया। कुछ बाथरूम की ओर भाग रही थी, जहां से एक विचित्र सी चीख सुनाई पड़ी थी। कुछ के टॉर्च जल उठे। उसने हाथ से झटपट अपने आंसू पोंछे। बाथरूम में सान्या है, अकेली, रेवती चलाई और दूसरी लड़कियों के पीछे भागी। उन्होंने देखा कि सान्या शौचालयों के पहले क्यूबिकल के कोने में फर्श पर हांफती और कांपती बैठी है। हे भगवान, उसके साथ क्या हुआ? क्या हुआ सान्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं क्या? के लड़कियों ने घबराकर पूछा। सान्या ने किटकिटाते दांतों के बीच बोलने का प्रयास किया, लेकिन गले ले घरघराहट के सिवाय कोई आवाज नहीं निकल सकी। लड़कियों ने उसे उठाया और उसके बिस्तर तक ले आई। कोई उसके लिए एक गिलास पानी लेकर आया। 17 लड़कियों का पूरा समूह उसके आसपास खड़ा था, कांपते हाथों से गिलास को पकड़ते और धीरे धीरे उसे पीता देख रहे थे, जो संभलने का प्रयास कर रही थी। रेवती उसके साथ बैठकर उसे प्यार से सहला रही थी। सान्या जिस तरह कांप रही थी, उससे वह बेहद डर गई थी। सान्या को सामान्य होने में 5 मिनट लग गए, तब जाकर उसने आप बीती सुनाई। आंखों में दहशत के साथ उसने चारों तरफ देखा और फिर फुसफुसाते हुए बोली, बाथरूम में कोई है। टॉर्च के साथ कुछ लड़कियां जांच करने दौड़ी। 1 मिनट बाद इनकार में सिर हिलाते हुए वापस लौटी। बाथरूम एकदम खाली है। नहीं, बाथरूम में कोई था। सिसकियों के बीच सान्या अपनी बात पर अड़ी रही। मैं जब उनमें से एक टॉयलेट में थी, तभी दरवाज़ा खड़खड़ाया। फिर बेहद अजीब सी आवाज़, जैसे भूत के जैसी आवाज़ ने बार बार कहा, मार डालो, मार डालो। मेरे भीतर बाहर आने का साहस नहीं था, जबकि मुझे लगा कि सीनियर्स मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं। मैं टॉयलेट में ही रही, इस इंतज़ार में कि वह कब जाए और तुम में से कोई वहाँ आ जाए। उसने सारी लड़कियों को दोषारोपण करने की निगाह से देखा। उसकी आंखें रेवती पर आकर ठहर गई। तुम्हें नहीं लगा कि मुझे बाथरूम में कुछ ज़्यादा ही देर हो रही है? लड़कियों ने एक दूसरे को देखा
और इनकार में सिर हिला दिया। किसी ने भी परवाह नहीं की। सान्या ने आगे कहा, जब सब कुछ शांत हो गया तो मैं धीरे धीरे बाहर आई। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन मुझे अपने पीछे किसी की साफ हलचल महसूस हुई। मुझे ये भी लगा कि कोई मेरे पीठ छू रहा है और फिर बाल खींच रहा है। मैंने पलटकर उसे देखना चाहा तो वहाँ कोई नहीं था। उसके साथ ही एक बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुला, धीरे धीरे, मानो कोई उसे ढकेल कर खोल रहा है। मैंने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली। मैंने अंदर की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। वहाँ कुछ भी नहीं था। और फिर वही भूत जैसी आवाज़ आई, सान्या मार डालो। वहाँ हर तरफ एक विचित्र कंपन भर गई। अब वह ठहरी और अपने भौहें सिकोड़ लिए। तब मुझे एहसास हुआ कि वहाँ कुछ डरावना था, इतना भयंकर डरावना। मेरा दम घुटने लगा और मैं हिल भी नहीं सकी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर मैं चीख सकी। लड़कियां चुपचाप उसे सुनती रही। मैं कह रही हूँ तुम लोगों से, ये जगह भूतिया है। जो इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, उन्होंने सिर झटक कर उसके दावों को खारिज कर दिया। अन्य लड़कियां कांप उठी। सान्या, बेवकूफ जैसी बात मत करो। ये प्रैंक था जो किसी ने किया था, शायद सीनियर छात्राओं द्वारा, जैसे कि तुमने कहा है। लेकिन बाथरूम के अंदर कोई नहीं था, एक भी आदमी नहीं था, ऐसा कोई जिसे मैं देख सकूं। और मैं नहीं समझती कि सीनियर्स को मेरा नाम मालूम है। अब तक तो नहीं। सान्या के गालों से आंसू की धारा बह रही थी, जिन्हें उसने अपने स्कार्फ से पोंछ लिया। ये बहुत डरावना था। मुझे यकीन है कि सीनियर्स ने ही हमें डराने की कोशिश की है, हमारी रैगिंग का अनोखा तरीका अपनाया है। तुम्हारा नाम उन्हें कहीं ना कहीं से पता चल गया होगा, रेवती ने भरोसे के साथ कहा। मुझे भी यही लगता है। नित्या ने उसका समर्थन किया, हालांकि उसकी आवाज में थोड़ी हिचकिचाहट थी। शायद यही सबसे सही वजह थी। लेकिन वह डॉर्मेट्री में कैसे घुसी कि किसी ने देखा नहीं और फिर चली भी गई? क्या कोई गुप्त रास्ता था जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया? और उन्हें कैसे पता था कि सान्या ही अकेली बाथरूम में होगी? वैसे रेवती की दलील से सान्या को थोड़ा सहज होने में मदद मिली। फिर भी हर लड़की के दिमाग में शक रह ही गया। गर्ल्स, आज के बाद कोई भी अकेले टॉयलेट में नहीं जाएगा। हम छोटे छोटे ग्रुप में जाएंगे। थोड़ा सहयोग करो, अधिक संख्या में सुरक्षा होती है। चलो सान्या, आराम करो और हम भी सोते हैं। आज का दिन काफी व्यस्त था, रेवती ने कहा। और धीरे धीरे लड़कियां डॉर्म में बेचैनी भरी रात काटने के लिए अपने अपने स्थान पर चली गई। रेवती को काफी देर तक नींद नहीं आई। सान्या ने जो अनुभव किया वह विचित्र था, लेकिन क्या वह सच था? बाथरूम को सिर्फ उस डॉर्म के लिए ही बनाया गया था। वहां बाहर से आने का कोई रास्ता नहीं था। तो फिर कोई कैसे आया और इतनी तेजी से गायब हो गया? वह और सान्या शाम को हमेशा साथ रही। सीनियर्स के लिए संभव नहीं था कि वह सान्या का नाम जान ले। उनका तो परिचय भी नहीं हुआ था, और उन्हें अगर उसका नाम पता भी था तब भी अंधेरे में उन्होंने उसे पहचाना कैसे? वे बेचैनी में करवटें बदलती रही। उसे अपने कमरे, अपनी जगह, अपने घर की आदत थी। इस नई जगह ने उसे असहज, बहुत असहज बना दिया था। डॉर्मेट्री विचित्र ढंग से ठंडी और निराश, हताश करने वाली थी। इसने उसे उदास कर दिया था। उसे काफी देर बाद नींद आई, नींद भी बेचैनी भरी, जिसमें बुरे बुरे सपने थे। उसने सपने में देखा कि सान्या बचाए जाने के लिए चीख रही है। कोई उसे मारना चाहता था। वह उसे सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं ले जा पा रही थी। सान्या पत्थर की मूर्त बन गई थी, वह भी इतनी भारी कि उठाना संभव नहीं था। बेहद बेचैन हालत में उसकी नींद खुली। उसकी नाइटी पसीने से भीग चुकी थी। उसने घड़ी पर नजर डाली। उसकी नई घड़ी के अंधेरे में चमकती 2 सुइयों ने अंधेरे में उसे डरा दिया। आधी रात का वक्त हो रहा था। वह उठकर बैठ गई और अपने वाटर बॉटल से पानी के कुछ घूंट पिए। तब उसे एकदम साफ आवाज सुनाई पड़ी,
कोई भारी बूट पहनकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ आ रहा था। डॉर्मेट्री के दरवाजे पर आकर वह आवाज बंद हो गई और फिर से आने लगी। कदमों की आवाज दूर जा रही थी, नीचे की ओर। क्या मिस उदबाला राउंड पर है? क्या वह अक्सर ऐसा करती है? आधी रात को? वह सोती कब है? कोई एक बार फिर से सीढ़ियां चढ़ता आ रहा था, साफ साफ, ऊंची आवाज के साथ। और धीरे 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 रेवती नींद में चली गई। इस बार गहरी और शांति भरी नींद। कोई जाग रहा था और उन्हें देख रहा था। क्लास का पहला दिन काफी व्यस्त था। अलग अलग क्लास में जाने वाली गैलरियों की भूल भुलैया नई छात्राओं को चौंका रही थी और वह छोटे छोटे समूह में अपने क्लासरूम को ढूंढने के लिए इधर से उधर भाग रही थी। रेवती और सान्या साथ साथ सारे क्लास घूम रही थी। संयोग से दोनों के विषय एक ही थे। डॉर्मेट्री की सभी लड़कियां दिन की आखिरी क्लास के लिए साथ मिली, जो अंग्रेजी साहित्य की क्लास थी। 4 बजे के कुछ देर बाद जब क्लास खत्म हुई तो लड़कियों ने चाय के लिए कॉलेज के कैफे में जाने का फैसला किया। उन्होंने 2 टेबल जोड़ लिए, उनके दोनों तरफ बैठ गई और चाय कोला के साथ भजिया के कुछ प्लेट ऑर्डर कर दिए। गरम स्वादिष्ट व्यंजन के जायकेदार टुकड़ों से अपने मुंह को भरने के बाद रेवती ने रात को उदबाला के राउंड लगाने की बात छेड़ी। मिस उदबाला विचित्र महिला है। तुमने आधी रात को उसके कदमों की आवाज सुनी? उसने पूछा। सान्या ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, कल रात कोई सीढ़ियों से ऊपर नीचे जा रहा था और मेरा डर से बुरा हाल था। चिंता में कई लड़कियां चर्चा में शामिल हो गई। तुमने भी सुनी? मैं हैरान थी, मैं चौंक गई थी। आधी रात को कौन ऊपर नीचे आता जाता है? मुझे तो इन सभी की आदत ही नहीं है। और नहीं तो क्या, कितना डर लग रहा था। ठहरो ठहरो लड़कियों। सान्या उन सभी को शांत होने का इशारा कर रही थी। मिस उदबाला स्पार्ट गड्ढेदार सैंडल पहनती है, बूट नहीं। मैंने देखा था जब हम कल रात उसके पीछे पीछे चल रहे थे और हमने जो आवाज सुनी वह भारी बूट वाले कदमों की थी। हो सकता है उसने बूट पहन लिए हो ताकि हम उसकी आवाज सुन सके। नहीं, मुझे अभी भी लगता है कि सेकेंड ईयर की लड़कियों ने फिर से कोई शरारत की है। वह हमें डराना चाहती हैं, इसलिए ऐसा दिखाओ जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। रेवती ने सुझाया। मौली बीच में बोल पड़ी। मुझे अभी भी लगता है कि वह मिस उदबाला ही होगी। चूंकि मैं दरवाजे के पास सोती हूँ, इसलिए मैंने उस आवाज को एकदम साफ सुना था। एक ही आदमी था जो ऊपर आ रहा था और फिर नीचे जा रहा था। ये आवाज लगभग 15 मिनट तक सुनाई देती रही और फिर शांत हो गई। कोई और दूसरी आवाज नहीं थी, कोई फुसफुसाहट नहीं जिससे संकेत मिले कि और भी लड़कियां हमें डराने का मजा ले रही हों। कुछ लड़कियां असहमत थी, कुछ सहमत। शिक्षा का उनका नया संस्थान उनका उत्साह ठंडा कर रहा था, लेकिन खामियां निकालने या शिकायत करने की शुरुआत ना करनी ही सही होगी। उन सभी को डर था कि मिस उदबाला की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी। इस मामले को हम पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। हम प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो हमें डराने वाला उब जाएगा। रेवती इस नतीजे पर पहुंची। ये बात सभी को पसंद आई। चाय नाश्ता खत्म करने के बाद लड़कियां वहां से जाने लगी। रेवती और सान्या कॉलेज के मैदान में एक पेड़ के नीचे बैठने चली गई। एक दिन में ही दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। उन दोनों के पास बात करने को बहुत कुछ था और सान्या कभी चुप ना होने वाली लड़की थी। दोनों ने अपने परिवारों, स्कूलों, आकांक्षाओं के अलावा और भी कई विषयों पर बात की। ज्यादातर सान्या ही बोल रही थी। देखो, ग्रेजुएशन के बाद मैं अपने दादा के चाय बागान का काम संभाल लूंगी। उन्होंने मुझसे कहा है मैं उनकी सबसे बड़ी और प्यारी पोती हूँ। वह मुझे बहुत लाड करते हैं और मैं भी उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा। उसने रेवती को बताया। वह तब तक बाहर ही बातचीत करती रही जब तक कि अंधेरा दस्तक नहीं देने लगा। आज रेवती को अच्छा लग रहा था। उसे अपने घर की याद भी आज थोड़ा कम आ रही थी। रात ने धीरे धीरे अपने पैर पसार लिए और उसके साथ ही डॉर्म की घोर निराशा ने उसने लड़कियों के सामान्य उल्लास को खत्म कर दिया और उन सभी को खिन्न और खामोश कर दिया। कई लड़कियां तो डॉर्म में आई, अनौपचारिक कपड़े पहने और तुरंत बाहर निकल गई। फिर पूरा समूह डिनर के बाद एक साथ लौटा ताकि उदबाला की ओर से लागू ब्लैकआउट से पहले अपना काम निपटा सके।
आखिर इस तरह बत्तियां बुझाने का उसका मकसद क्या था? दूसरे छात्रावासों में ऐसा नहीं हो रहा था। लड़कियों ने पता लगाया था, ना ही दूसरी वार्डन ने उन पर ऐसी अनावश्यक पाबंदियां लगाई थी, तो फिर उनके ऊपर क्यों? यह सही नहीं था। डाइनिंग टेबल पर उन्होंने इन सारी बातों पर चर्चा की और फिर जल्द से जल्द कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने का फैसला किया था। डॉर्म में उनके दूसरे दिन भी बत्तियां ठीक 10 बजे बुझा दी गई। लड़कियां अपने अपने चादर के भीतर घुस गई। कुछ तो तुरंत सो गई, जबकि अन्य करवटें बदल रही थी। तभी जोर का धमाका हुआ जिसने उन सभी को चौंका दिया। लड़कियां अपने अपने बिस्तर से कूद पड़ी। भूकंप! कोई चिल्लाया। नहीं पागल, ये भूकंप नहीं है, ये इलाका भूकंप प्रभावित नहीं है। किसी की अलमारी गिर गई। कोई उसके नीचे दबा तो नहीं है? किसी ने मजाक किया। अलमारी अपने आप कैसे गिर सकती है? आज खंबे की बत्ती भी नहीं जल रही थी। चांद की चमकीली रोशनी छनकर डॉर्म में आ रही थी और खिड़की के किनारे के बिस्तरों पर पड़ रही थी। बाकी की डॉर्मेट्री में अंधेरा था। कुछ टॉर्च जल उठे एक साथ इकट्ठा होकर। उनमें से सबसे बहादुर रेवती के नेतृत्व में सभी ने डॉर्म की जांच पड़ताल की। उन्हें कुछ भी नहीं मिला। शायद हमारा अंदाजा गलत था। आवाज कहीं बाहर की थी। शायद ये नीचे की मंजिल से आई थी। नित्या ने अपना विचार रखा। काफी देर तक लड़कियां अंगूर के गुच्छे की तरह एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठी रहीं। इस बार डर से कांपती और हिलती लड़कियों के गले नित्या का तर्क नहीं उतरा। रेवती को तो बिल्कुल भी नहीं। वह आवाज एकदम साफ तौर पर डॉर्म के अंदर से ही आई थी और उसके वह सान्या के बिस्तर के बीच से आई थी। विचित्र बात थी कि वहाँ सब कुछ ठीक था। हम बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से में हैं, तो शायद हमारी छत पर कुछ गिरा हो। रेवती ने अंदाजा लगाया। हो सकता है। लड़कियां धीरे धीरे अपने बिस्तर पर चली गई। उस रात और फिर अगली रात, उसकी अगली रात भी सीढ़ियों पर कदमों की आवाज सुनाई देती रही। लड़कियां अपने सीनियर्स के डराने के प्रयासों की पूर्ण विफलता पर मुस्कुराती और मुंह दबाकर हंसती रही। पूरे एक हफ्ते तक इस घटना को लेकर उन्होंने एकदम सामान्य बने रहने का अभिनय किया। कुछ लड़कियों ने गौर किया कि सेकेंड ईयर की छात्राओं उन्हें सवालों भरी नजरों से देख रही थी या उनसे पूछती थी, सब ठीक तो है? इससे उनका विश्वास और प्रबल हो जाता कि हॉस्टल में रहने वाले सेकेंड ईयर की छात्राएं ही शरारत कर रही थी। चाहे वह कितना ही सामान्य होने का नाटक करती कि सब कुछ ठीक है, रात को होने वाली घटनाएं उन सभी को प्रभावित कर रही थी। विशेष रूप से सान्या पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ रहा था। वह अब डरी डरी और उदास रहने लगी थी, मानो उसकी सारी ताकत निचोड़ दी गई हो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? रेवती ना जाने उसे कितनी बार पूछ चुकी थी। बस मुझे थोड़ी कमजोरी सी लगती है। शायद यहाँ का खाना कुछ मुझे सूट नहीं कर रहा है। उसका यही जवाब हुआ करता था। इस बीच उन्होंने डीन से बात करने का प्रयास किया, जिसने कहा कि वह उनकी शिकायतों पर एक हफ्ते बाद ही गौर कर पाएंगी, क्योंकि वह इस समय काफी व्यस्त है। कॉलेज की प्रिंसिपल किसी सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए दूसरे शहर में थी। लड़कियों ने तय किया कि उनके लौटते ही वह उनसे मिलेगी। फिर एक हफ्ते बाद कदमों की आहट डॉर्म में दाखिल हो गई। उन्हें सुनते ही रेवती की नींद खुल गई। सिर्फ एक व्यक्ति के 2 कदमों की आहट थी। क्या ये कोई सीनियर लड़की हो सकती है या मिस उदबाला औचक निरीक्षण के लिए अंदर आई है? इसका मतलब है कि आज रात मौली दरवाजे की कुंडी लगाना भूल गई। रेवती ने अनुमान लगाया, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली। मिस उदबाला का सामना करने से बचने के लिए उसे गहरी नींद में होने का नाटक करना था। कदमों की आवाज अब डॉर्म के आखिर तक पहुंच गई और शौचालय में जाकर बंद हो गई। रेवती जागती रही कि वापसी में वह फिर से सुनाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वह सो गई। अगली सुबह जब रेवती ने डॉर्म में कदमों की आहट की बात उठाई तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि जिन लड़कियों ने उन्हें सुना था, उन्होंने उसके जैसा ही फैसला किया था और सोने का नाटक कर रही थी। कुछ लड़कियां वास्तव में गहरी नींद में थी और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना था। मौली कहाँ है? रात को दरवाजा बंद करने की जिम्मेदारी उसकी है। हमने उसे ये काम सौंपा, लेकिन उसने इसे खुला छोड़ दिया।
कि कोई भी अंदर चला आया। रेवती ने गुस्से में उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखा ताकि उसे जमकर डांट पिलाए। मुझे लगता है वह बाथरूम में है, सान्या ने बताया। तभी मौली लौट आई और रेवती उस पर बरस पड़ी। कल रात को तुमने डॉर्म का दरवाजा बंद क्यों नहीं किया मौली? हम नहीं चाहते कि आधी रात को मिस उदबाला अंदर घुस आए। अगर तुम इतनी ही भुलक्कड़ हो तो लेकिन मैंने कुंडी लगा दी थी। मौली ने उस आरोप का विरोध करते हुए कहा। 100%। देख लो, वह अभी तक लगी है। अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए उसने कहा, क्या हुआ? तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो फिर तुमने कल रात कुछ भी नहीं सुना? नहीं, कुछ लड़कियों ने जिन्होंने कदमों की आवाज सुनी थी कुंडी लगे दरवाजे को देख रही थी। उन्हें विश्वास था कि वह व्यक्ति मुख्य दरवाजे से ही अंदर आया, लेकिन कैसे? वह एक दूसरे को ऐसे देखने लगी कि शायद कोई इस गुत्थी को सुलझा दे। सबकी नजरें आखिर में रेवती पर आकर ठहर गई। इस बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। अगली रात, इससे पहले कि मिस उदबाला बत्तियां बुझाती, लड़कियों ने याद से दरवाजे की कुंडी लगा दी। कई लड़कियों ने उसे चेक किया। दरवाजे के सामने कुछ कुर्सियां रखकर अवरोध बनाया गया। अगर सीनियर लड़कियों ने घुसने का प्रयास किया तो कुर्सियों के गिरने से उन्हें पता चल जाएगा। बाथरूम के दरवाजे की कुंडी भी लगा दी गई और उसकी जांच कई बार की गई। लड़कियां काफी निश्चित होकर बिस्तर पर चली गई। ठीक आधी रात को कदमों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। कोई बंद दरवाजे और अवरोध के बीच से कुर्सियां को अस्त व्यस्त किए बिना या कोई आवाज किए बिना अंदर घुस गया। आधी रात के सन्नाटे में उसके पैरों की आवाज एकदम कड़क और साफ थी। रेवती ने भी उसे सुना। 1 2 3 4 5 6 7 8 थम। वह कांपने लगी, लेकिन गिनती रही। 8 कदमों के बाद पैरों की आवाज बंद हो गई। शायद एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर तक इतने ही कदम लग रहे थे। फिर उसने उन्हें अपने ठीक सामने सुना। रेवती की आंखें एकदम से खुल गई। उस हल्की रोशनी में वह किसी को देख नहीं पा रही थी, कुछ भी नहीं। फिर एकदम हल्की धुंध जैसी हलचल हुई। कदमों की आवाज फिर से आने लगी। उसके बेड की ओर आ रहे थे। रेवती के दिल की तो जैसे धड़कन ही थम गई। उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। कदम उसके बेड की बगल में आकर रुक गए। भयभीत होकर वह देख रही थी। उसकी मच्छरदानी जब टेढ़ी हुई तो वह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। जालीदार कपड़े पर एक जगह कुछ दबाव बना, मानो किसी ने अपने चेहरे से उसे दबाया और झांककर उसे देख रहा हो। रेवती की चीख उसके कंठ में दबकर रह गई। फिर वह दबाव ऊपर उठ गया और कदम आगे बढ़ गए। उसे डर के मारे निकली लड़कियों की दबी चीख सुनाई पड़ी। कदम सान्या के बिस्तर के पास थम गए। अचानक गुस्से से पैर पटकने की आवाज आने लगी, मानो किसी ने उसे लात मारी हो। सान्या की भयाक्रांत सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। मार डालो। फुफकराती हवा किसी बवंडर की तरह चली, जिसने पूरे डॉर्म को कंपा दिया। और फिर वह आवाज धीरे धीरे कम हो गई। कदम बाथरूम की ओर बढ़े और फिर वहीं गायब हो गए। डॉर्म में कोई टस से मस नहीं हुआ। किसी के बिस्तर से उतरने की हिम्मत नहीं हुई। वे अपनी चादर में और दुब गई और कांपने लगी। उस रात रेवती एक पल के लिए भी नहीं सोई। उसने धीरे धीरे भगवान का नाम लिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करती रही। सुबह की पहली किरण के साथ वह उठी और अपने बिस्तर पर बैठ गई। दूसरी लड़कियां भी उठकर बैठ गई थी। उनके चेहरे पीले और परेशान दिख रहे थे। लड़कियों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। बीती रात उन्होंने जो अनुभव किया वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। उस डॉर्म में कुछ विचित्र, कुछ भूतिया था। सान्या सही कह रही थी। रेवती सबसे पहले बिस्तर से उतरी। उसने अपने चप्पल पहने और दबे पांव दरवाजे तक गई। 17 जोड़ी आंखें उसे देख रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही वह कुर्सियां हटाने लगी। आओ लड़कियों, मदद करो, उसने धीमे स्वर में उनसे जल्दी से कहा। दूसरी लड़कियों का बिस्तर छोड़ने का जरा भी मन नहीं था, मानो अगर उन्होंने ऐसा किया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। बिस्तर से उतरते ही 1 मिनट के भीतर वह डॉर्म से बाहर भागी। वह सीढ़ियों से धड़ाधड़ उतर रही थी कि तभी उन्हें सेकेंड ईयर की छात्राएं मिली, जो गैलरी में सुबह की ठंडी हवा खा रही थी। रुको रुको, क्या हुआ?
तुम सब कहाँ भागी जा रही हो? एक लंबी खूबसूरत लड़की उनका रास्ता रोकने के लिए भागी। कुछ और लड़कियां उनके साथ आ गई। गैलरियां पूरी तरह बंद हो जाने से जूनियर लड़कियां असहाय होकर खड़ी हो गई। हमें बताओ, बात क्या है? उस खूबसूरत लड़की संपूर्णा ने निम्रता से पूछा। वैसे आंतरिक लड़कियों में से कुछ अपनी तकलीफ के बारे बताने के लिए इस उम्मीद में बेचैन थी कि शायद वह बता सके कि उस स्टोर में ऐसी विचित्र चीजें क्यों हो रही हैं। हालांकि उन्हें अपना मजाक उड़ाए जाने का भी डर था। उनके दिमाग के किसी कोने में ये शक भी था कि शायद सीनियर लड़कियां ही उनकी मुसीबत की वजह है। सीनियर्स ने रास्ता रोक रखा था और इस दौरान दुख से भरी चुप्पी के बाद भयभीत लड़कियों के सबसे आगे चल रही रेवती ने जवाब दिया, हम वार्डन से मिलने जा रहे हैं। क्या अब तुम लोग हमें जाने दोगी? तुम सब बहुत डरी हुई लग रही हो। क्या कुछ हुआ था? जूनियर लड़कियों ने जब कुछ बताने से इनकार कर दिया तो संपूर्णा सीधे उस मुद्दे पर आ गई। क्या तुम लोगों ने कदमों की आहट सुनी जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता? क्या उसकी वजह से ही तुम सब इतनी घबराई और डरी हुई लग रही हो? रेवती अब उन्हें आश्चर्य से देख रही थी। कदमों की उस आवाज के बारे में तुम लोग कैसे जानती हो? पिछले साल हम उस स्टोर में 1 महीने तक रहे थे, इसलिए हम जानते हैं। वह हमें हर दिन सुनाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति टहल रहा हो, किसी को ढूंढ रहा हो। ओह, ऐसा है। और हम यही सोचते रहे कि तुम लोग हमें डराने के लिए ये सब जानबूझकर कर रही थी। फिर एक दिन कदम डॉर्म के अंदर आ गई, मॉली ने आश्चर्य के साथ बताया। रेवती ने जल्दी हाँ में सिर हिलाया। और तुम्हें बता दूं कि हर दिन के उन कदमों के अलावा हम जिस दिन आए थे उसकी पहली रात बाथरूम में सान्या का सामना एक अजीब घटना से हुआ। फिर कल रात कोई अदृश्य हमें झांक कर देख रहा था। उसने सान्या की कुर्सी भी उठाकर फेंक दी और फिर हमने भूत की आवाज में डराने वाली आवाज सुनी, जैसे कोई कह रहा हो मार डालो। रेवती की सांस उखड़ने लगी तो वह चुप हो गई। कई लड़कियों ने जो सीढ़ियों पर खड़ी थी पीछे मुड़कर देखा और कांप उठी। सच में? हे भगवान, बेचारी लड़कियां, तुम सभी की तो डर के मारे जैसे जान ही निकल गई होगी। संपूर्णा ने चिंता के साथ कहा। हमने भारी बूट में किसी के कदमों की आवाज सुनी। वह ठीक आधी रात को डॉर्म से होकर गुजरता और बाथरूम में जाकर गायब हो जाता। इससे अधिक कुछ नहीं। उसने ही डर से हमारी हालत बिगाड़ दी थी। फिर तुम लोगों ने क्या किया था? पहले हम लोगों ने वही किया था जो तुम लोग कर रही हो। भागकर मिस उदबाला के पास गए थे, उस ड्रैगन के पास, लेकिन हम पर चलाने लगी और कहा कि हम झूठी हैं, फेरेबी हैं और हमें वापस डॉर्म में भेज दिया। उसने पहले हमें चेतावनी दी कि हम मुंह बंद रखें और कहानियां ना फैलाएं। उसने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। एक और लड़की ने कहा, तुम लोग जानती हो, इतने दिनों तक हम तुम लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहते थे। सोच रहे थे कि कब तुम लोगों को समझ आ जाएगा कि वह डॉर्म भूतिया है। लेकिन उदबाला के पास जाने का कोई फायदा नहीं। वह सुनेगी नहीं, उल्टा तुम लोगों पर चीखेगी और बाद में तुम लोग दूसरे लेक्चरर्स से इस बारे में कहोगी तो वह तुम्हारे लिए समस्या बन जाएगी। तुम लोगों का जीना हराम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाएंगी। उसने हमारे साथ यही किया था। लेकिन हैरानी है कि वह कभी डॉर्म में नहीं आती, मानो वह डरती हो। संपूर्णा के साथ खड़ी गौरी ने कहा, क्योंकि एक वही है जो ये जानती है कि डॉर्म भूतिया क्यों है और ये कोई नई बात नहीं है। संपूर्णा ने स्पष्ट किया, तुम्हारा मतलब है यहाँ एक भूत के रहने की कहानी पुरानी है या भूतों की? गौरी ने कहा, देखो, इस डॉर्मेट्री का इस्तेमाल कई वर्षों तक खाली पड़ा रहने के बाद पिछले साल से शुरू हुआ है। हमेशा से ऐसी बातें हुआ करती थी कि वह भूतिया है। फिर पिछले साल से 1 साल पहले जब पुरानी प्रिंसिपल रिटायर हो गई तो हमारी अभी की प्रिंसिपल मिसेस बोस को नियुक्त किया गया। उन्होंने कुछ और विभाग खोले और इसलिए कॉलेज में और अधिक छात्राएं आ गई। संस्थान के पास हॉस्टल की जगह कम पड़ गई, इसलिए उन्होंने डॉर्मेट्री का फिर से इस्तेमाल करने का फैसला किया।
हमारा पहला बैच था जिसे वहाँ रखा गया, लेकिन 1 महीने तक वहाँ रहने, हर रात कदमों की विचित्र आवाजें सुनने के बाद हमने वहाँ कदम रखने से भी इनकार कर दिया। प्रिंसिपल के पास हमारा इंतजाम दूसरे कमरों में करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उन्होंने हमारे इस दावे को खारिज कर दिया कि डॉर्म भूतिया है। उन्हें सच्चाई जानने के लिए उसमें एक रात बितानी चाहिए। रेवती का चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। डॉर्म भूतिया क्यों है? वह पैरों की आवाज किसकी है? सान्या ने पूछा। क्या तुम्हें कुछ पता है? जैसे वहाँ कोई मर गया था? मौली ने पूछा। हाँ, मुझे कुछ पता है, संपूर्णा ने कहा। मार्च 1976 में वहाँ 2 लड़कियों की हत्या कर दी गई थी। 2 असमिया लड़कियाँ जिनका नाम सालमी और संतति था। ये इस ड्रैगन के कॉलेज में आने से कुछ दिनों पहले हुआ था। ऐसी अफवाह है कि दोनों हत्याओं में उसका हाथ था या शायद उसी ने हत्या की थी। देखकर लगता नहीं कि वह आसानी से ऐसा कर सकती है। हॉस्टल की लड़कियों की जैसे सांस ही अटक गई। हे भगवान, हम एक हत्यारन की देखरेख में हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉर्मेट्री में खौफ, अनीता कृष्णन द्वारा लिखित। इस कहानी का अगला भाग आपको जल्द सुनने को मिलेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लग रही है। और अगर आपको हॉरर थ्रिलर कहानियाँ सुनना पसंद है तो मिडनाइट मेथोस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।